गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। इसके पहले हमने पढ़ा था महाभारत और भगवद गीता, जिसमें काफ़ी कुछ हमें पता चला था कि प्राचीन भारत में लोक जीवन कैसा था और लोगों के कर्म कैसे थे। और इसी कड़ी में आगे हम जानते हैं बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो बच्चों, ये जो जातक हैं, जातक कथाएं हैं, ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो एक ढांचा खड़ा किया था वो है पुरोहितों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विरुद्ध या इस परंपरा के विरुद्ध ही उन्होंने खड़ा किया था, जिसमें समाज के कुछ उपेक्षित वर्ग ही और उसमें शामिल हुए थे। और ये जातक कथाएं कब की हैं? जब भारत में द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। ठीक है, आइए जानते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में हिस्सा राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और उसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। तो बच्चों, ये उसी समय की बात है जब ग्राम सभाएं स्वतंत्र हुआ करती थीं और राजा को कर दिया जाता था। कृषि केंद्रित व्यवस्था थी। राजा को 1/6 भाग दे दिया जाता था। मान लीजिए किसी के पास 6 क्विंटल गेहूँ हुआ तो 1 क्विंटल राजा को देना पड़ता था। ये उस समय की व्यवस्था थी। राजा के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था। इस तरह और पेशों के गांव के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। देखिए कि कितनी अच्छी बात बताई कि उस समय जातकों के समय जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसमें किसी एक ही तरह का काम करने वाले लोगों के गांव बसते थे। जैसे बढ़इयों का गांव अलग, लोहारों का अलग, सुनारों का अलग, और सब शहर के पास रहते थे और बड़े बड़े ठेके लेते थे काम करने के, और उसी के बदले में उन्हें शहर से ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाती थीं। और इसी से कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का जो ढांचा था और मजबूत हुआ होगा। आगे जानते हैं। जातकों में सौदागर मतलब होता है व्यापारी। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच यानी गुजरात के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा जिसको भागलपुर कहते हैं और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक।
तो ये तो व्यापार की बात हो गई कि जो जातक थे वो समुद्रों के माध्यम से और नदियों के माध्यम से और स्थल के माध्यम से लगभग भारत के दूसरे हिस्सों में और भारत से जुड़े अन्य विदेशी हिस्सों में व्यापार करते थे। आगे, भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं जिसमें भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ये बच्चों ये प्राचीन लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, जैसे वर्तमान में देवनागरी है, रोमन लिपि है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो ब्राह्मी लिपि है तो यही देवनागरी लिपि की जननी है। जैसे कि हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है, उसी तरीके से ये देवनागरी जो कि हिंदी की लिपि है इसकी जननी ब्राह्मी लिपि है। आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के वैयाकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है, जिससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। तो ये कैसे साबित होता है? क्योंकि सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व और पाणिनि का समय था 800 ईसा पूर्व। और अगर पाणिनि ने अपने व्याकरण में यूनानी भाषा का उल्लेख किया है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि यूनान का संपर्क उस समय भी भारत से रहा हो, और दूसरा ये हो सकता है कि पाणिनि के व्याकरण में बाद में कुछ लोगों ने कुछ जोड़ दिया गया हो और हम उसको मान रहे हो कि पाणिनि का लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है। बहरहाल, औसत विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी। औसत विज्ञान बच्चे समझते हो ना, मेडिकल साइंस या आयुर्वेदिक विज्ञान। अनुश्रुति है कि भारत में औसत विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। शल्य चिकित्सा बच्चों जानते हो ना, ये ऑपरेशन जो किया जाता है, तो सबसे पहले जो शल्य चिकित्सक थे यानी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे, ये सुश्रुत को माना जाता है। आगे कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं, जिनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर-फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। तो बच्चों, ये आपके समझ में आ गया। एक बार फिर देख लेते हैं कि औसत विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? धन्वंतरि को।
और जो सबसे पहले औषधि के संबंध में जो पुस्तकें लिखी गईं उन पुस्तकों के लेखक कौन हैं? चरक थे। और शल्य चिकित्सा के संबंध में जिसने पुस्तकें लिखी और शल्य चिकित्सक जो पहले थे वो सुश्रुत थे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और उस समय किस तरह के इलाज होते थे, कैसे ऑपरेशन होते, उनका भी उल्लेख किया गया। जैसे ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना, ये सब उस समय भी होता था। और उस समय कौन करते थे? ये सुश्रुत। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। गोकी इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। आगे, बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। भारत के दूर दूर के हिस्से से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई है। तो बच्चों, प्राचीन जो विश्वविद्यालय था, महान विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें मेडिकल साइंस की पढ़ाई हुआ करती थी। और कहा जाता है कि जब बुद्ध बीमार पड़ते थे तो वहीं का कोई विद्यार्थी आकर के उनका इलाज करते थे। और पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई है। आगे, इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र भी बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे और मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। यहाँ पर बच्चों, लेखक ने इस अंतिम पैराग्राफ में ये बताया है कि ईसा पूर्व के लोग, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जब पाणिनि का समय था, जब सुश्रुत का समय था, चरक का समय था, उस समय के समाज के लोग कैसे थे, उनकी कुछ विशेषताएं लेखक ने उपलब्ध कराई हैं, यहाँ पर बताई हैं कि वो कैसे थे। खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। ये विभिन्न बातें इसमें बताई गई हैं। तो आपके लिए भी एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि लेखक ने सुदूर अतीत के भारतीयों की क्या विशेषता बतलाई है। लेखक ने सुदूर अतीत के भारतीयों की क्या विशेषताएं बतलाई हैं, उन विशेषताओं का आपको इसमें उल्लेख करना है और वो सारे उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस टॉपिक से बन जाएंगे।
कि संस्कृत का पहला वैयाकरण कौन था, पाणिनि थे, धन्वंतरी कौन थे, सुश्रुत कौन थे, चरक कौन थे, तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था, ये बहुत सारी बातें हैं। और प्राचीन लिपियाँ कौन सी हैं, जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इससे निकलते हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये काम आएंगे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप प्रश्न का उत्तर लिख करके भेजेंगे तो मुझे अवश्य संतुष्टि होगी, और शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।